हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड बात करने वाले हैं और ये चैप्टर 8 है हमारा, यानी कि चैप्टर 8 है जो हमारी अभी 11th क्लास की पॉलिटी जो पार्ट फर्स्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड अभी उसी पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें बस एक रिवाइज के तौर पे पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि हमने देखा समानता, देखा स्वतंत्रता, देखा राष्ट्रवाद, देखा राजनीतिक सिद्धांत, देखा वो सारी चीज़ें हम पहले भी कवर कर चुके थे। लेकिन इसका डिटेल से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी किसी भी तरीके से यानी कि पूरा हमारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ताकि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसमें मात ना खाएं कि ये तो हो नहीं सकता है, बन भी नहीं रहा तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका राइट आंसर नहीं आ रहा तो इतना तो आ रहा है कि इसमें से ये ऑप्शन तो नहीं ही हो सकता, कंफर्म है। उसके बाद जो बच रहा वो हम लगा देंगे कि हाँ ये हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि थोड़ा बहुत हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा और आंसर राइटिंग में भी हमें इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। बस आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आप आज इतने बुद्धिमान मुझे लगता है कि हो चुके होंगे कि पॉलिटी आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं और इतना इजी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। 11th क्लास तक की पॉलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप किसी को भी बैठा के एक मैदान से समझा सकते हैं कि भाई आजा बैठ, मैं तुझे समझा रहा हूँ लोकतंत्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, स्वतंत्रता रियल में क्या होती है, समानता क्या होता है। वो सारी चीज़ें आप लोग खुद समझा सकते हो या किसी को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अब वो एबिलिटी आ चुकी होगी, ठीक है। हालांकि आज थोड़ा सा स्पेशल डे है। यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था राजस्थान दिवस है और आज क्या है, आज 31 मार्च है, ठीक है। आज फाइनेंशियल ईयर का हमारा लास्ट डे है। 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको पता है कि 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च यानी कि आज लास्ट डे है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर डे का, और जो 21-22 का स्टार्ट होगा वो कल 1 अप्रैल से होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और नहीं भी पूछता है तो भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक माना जाता है, यानी कि वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक लिया जाता है। तो जनवरी से दिसंबर तक नहीं लिया जाता है। हालांकि एमपी में चेंजेस किए गए, एमपी गवर्नमेंट ने किया है कि आपको क्या करना, हम जनवरी से दिसंबर का लेंगे पूरा कि एक फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। पहले इसमें ही कुछ ऐसा ही प्रावधान था, लेकिन उसने कर दिया कि हम जनवरी से दिसंबर तक मानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पूरे भारत के ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, वो कितना मानता है अपना फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है हमारा वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे धर्म निरपेक्षता में, और अभी आप लोगों के कुछ डाउट है उन्हें भी क्लियर करना है, तो थोड़ा पहले इसे कर लेते हैं, देन लास्ट में हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, धर्म निरपेक्षता जो है सीधे सीधे आपको यदि मैं ना भी बताऊं, ये चैप्टर ना भी पढ़ूं, तो भी धर्म निरपेक्षता तो बखूबी आप बता सकते हो कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एंड धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या है कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मान्यता दी जाती है, ठीक है। किसी राज्य विशेष के द्वारा पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, वही हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। और यहाँ पे अब मान्यता नहीं दी जाती का मतलब क्या है कि किसी एक धर्म को नहीं दी जाती है। हमने देखा भी था राष्ट्रवाद में कि यदि हम एक धर्म को मान्यता दे रहे हैं, धर्म के आधार पर हम मान रहे हैं, एक संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र का गठन कर रहे हैं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और ये बातें आप यदि अच्छे तरीके से सुने होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। और यदि नहीं सुनी है तो प्लीज़ पहले सुनिए, अभी हम कल ही उस चैप्टर को ख़त्म किए हैं और वहाँ पे वो राष्ट्रवाद से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हम संस्कृत के आधार पर यदि माने तो मतलब क्या है, समस्या जन्म लेनी है, ठीक है। तो इसमें एक राज्य जो है हमारा वो एक धर्म को विशेषता नहीं दे सकता है। यहाँ पे हर एक धर्म को अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने रूल हैं, अपने अपने मूल्य हैं। वो सब हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। एंड उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे वो हमारी सरकारों को किसी भी लोकतांत्रिक यदि कंट्री है तो लोकतंत्र आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। कहीं क्या भी, चाहे वो हमारा इंडिया हो चाहे अदर कंट्रियां हो, कहीं पे भी लोकतंत्र वर्ड लग चुका है तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आप नहीं मान सकते हो।
यानी कि राज उसमें आप माने, आप अपने धर्म को माने, लेकिन राज नहीं बाध्य करेगी कि भाई आप हिंदू धर्म ही मानो, आप मुस्लिम धर्म ही मानो या आप ईसाई धर्म ही मानो। ऐसा आपके ऊपर आपका जो राष्ट्र है वो कुछ ऐसी बातें आपके ऊपर नहीं थोप सकता है। और ये हमारे ही देश में नहीं, कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी, हर एक देश में ऐसा ही होगा। यहाँ पे गोपाल का जो क्वेश्चन था कि चुनाव में मेजोरिटी क्यों लाते हैं, तो सिर्फ हमारे भारत में नहीं है कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो मेजोरिटी लाते हैं। ये लोकतंत्र वर्ड आप समझिए कि क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है। मैंने हमेशा बताया कि जहाँ भी लोकतंत्र ऐड हो जाए ना, तो लोकतंत्र का मतलब फिर अपनापन मत दिखाइए कि हमारे भारत में ही होगा। ये लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं, हमें हर एक कंट्री का नाम ना लिख के लोकतांत्रिक कंट्री ही लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये किस किस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब मेजोरिटी वहाँ पे जो भी हमारा चुनाव हो रहा है वो मेजॉरिटी के आधार पे क्यों हो रहा है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगी कि ये पूरा प्रोसेस इसकी क्या है। पहले इसे समझते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। इसमें क्या हुआ था कि जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हो तो लोकतांत्रिक राज्य, ये देखिए हमेशा आपको यही लिखा मिलेगा। एंड यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है, हमें अपने आंसर में कुछ इसी तरीके का लिखना है। ये नहीं लिखना कि मतलब आप कोष्टक में लिख सकते हो फिर कि जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां हों कि इंडिया है, अमेरिका है और भी जो कंट्रियां हैं कि लिख दें आप, ठीक है। लेकिन आप इतना भी लिख देते हैं तो चलेगा कि लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए क्या करता है कि समानता की गारंटी कैसे करें, यानी कि क्वेश्चन। उसके बाद क्या होता है कि पिछले अध्याय में यही सवाल मतलब सामने आया था, और इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल पर का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। देन उसके बाद क्या होता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर क्या होता है कि फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हैं। एक और तो क्या होता है कि आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है। हर राजनेता क्या करता है, इसकी शपथ लेता है और हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर क्या होता है, तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ पुरोहितों की बात नहीं की गई है कि कैसे वह विरोध करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं धर्म का ही आलाप करते रहते हैं। चुनाव आता है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप करोगे। हमने चुनाव प्रक्रिया भी पढ़ी थी कि वहाँ पे आप इस आधार पे नहीं कह सकते, धर्म के आधार पर वोट मांगना बिल्कुल भी कानून के खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो निकल ही आता है, ठीक है। अब जो भी है कि चलो ठीक है, इससे ज्यादा पब्लिक हमारे इधर को आने वाली है तो फिर वो आपके जुबान से निकल ही आएगा। और उसके बाद क्या होता है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बात की गई। कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जिनके लिए क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब वो विरोध कर सकते हैं या कुछ भी। पूरी ये चीजें इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं, क्या कैसे कौन किसको प्रॉब्लम्स होती, किसको नहीं होती, कैसे क्या है, वो सारी चीजें समझेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे कि नीचे लिखे कुछ सवालों का मतलब सवालों को पूछ कर इस जारी विमर्श में शामिल होंगे। यहाँ पे जो सवाल है क्या क्या है कि क्या उन समाजों के लिए उपयुक्त है, मतलब कि क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है। यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या ये उन समाजों के लिए सही है। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ कि उपयुक्त है मतलब सही है, ठीक है। कि उन समाजों के लिए सही है जिनमें क्या है कि आज भी धर्म उनके लिए अपने जीवन से भी बढ़ के है। मतलब जीवन का गहरा असर उनके धर्म का पड़ता है कि उनके धर्म यदि वो नहीं पालन करते तो कुछ भी उनकी जो भी मान्यता होगी, तो क्या उन समाज के लिए ये सही है कि वो अपने धर्म को या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उधर लाना चाहिए या नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि क्या जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। यानी कि जो पश्चिम के देश है, ठीक है,
जो पश्चिमी राष्ट्र है उनका हम कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृत का यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन आपके मेंस के क्वेश्चन आप अब इतने महीनों से अभी जब से आप मेरे से अटैच हुए हो यानी कि लगभग हो गए होंगे 7-8 महीने, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हो रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब तो आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और इतना मेरे चिल्लाने के बाद तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे। और यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अभी आप सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो। प्रीवियस ईयर के मेंस और प्री दोनों की ही क्वेश्चन आप कोई टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कहीं से भी बता रहा क्वेश्चन उसे लगाने के चक्कर में कभी भी मत पड़िए। अभी जितना पढ़ रहे हैं चुपचाप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एक बुक प्रीवियस ईयर के प्री की क्वेश्चन बुक बैंक लीजिए यानी कि जो पहले के हैं वो सॉल्व सहित आती है, ठीक है। और एक मेंस की यानी कि दोनों की आप बुक लीजिए और उसमें देखिए, बुक ही लीजिए तो बेटर होगा। थोड़ा बहुत ऑनलाइन का सहारा लीजिए और उसमें से आप देखिए पूरा। उसमें बुक में क्या होता है कि पॉइंट वाइज ये होते हैं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो आपके लिए इजी होगा। तो इसमें अपने हिस्ट्री में ही ये पाश्चात्य संस्कृत का पूछा गया है कि पाश्चात्य संस्कृत का हमारे इधर कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। अदरवाइज मैं बता रही हूँ तो सुन रहे हैं आप, उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद अभी 2 मिनट सुन रहे हैं, 2 मिनट बाद वो सब निकल ही जाना है। इसलिए वो क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप उसे देखिए। और इधर उधर के मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी आपको कि प्लीज़ किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह जब इतना आप कर लें उसके बाद से आप ये अपने आप को मानिएगा कि आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके लिए वो सब कुछ अच्छा होगा। वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मत भटकिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और सही से पढ़िए, तभी कुछ हो सकता है अपना। वरना तो हम फिर वही हिंदी मीडियम वाले पीछे ही रह जाएंगे फिर। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सही डायरेक्शन में चलिए। चल रहे हैं तो बेहतर है, नहीं चल रहे हैं तो चलने की कोशिश कीजिए यदि सच में करना है तो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप मेंस का क्वेश्चन उठाएंगे तो ये क्वेश्चन है पाश्चात्य संस्कृत से रिलेटेड है, हमारे हिस्ट्री का ही है। तो उसमें से आपको वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पाश्चात्य का यहाँ पे है। वो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, मतलब कि पहनावा हो गया, अपना रहन सहन हो गया। हम कह देते हैं कि हम तो ये कुछ मानते ही नहीं, ये क्या होता है ये दुनिया भर का। तो फिर कहते हैं कि ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता पे मत जाओ। मतलब कि पश्चिमी सभ्यता पे ये सब है कि आप शॉर्ट कट कपड़े पहनो, जीन्स टॉप पहनो, और वही हम लोग यहाँ पे अपना रहे हैं। आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा। तो इसमें से क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय मिट्टी में ये रोपा गया है पश्चिमी सभ्यता से लेके यहाँ पे ये बनाया गया धर्मनिरपेक्षता। या उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि धर्मनिरपेक्षता आप अपना भी रहे हो तो क्या इसमें पक्षपात के चिन्ह हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और किसी एक को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि सपोज आप हैं और 2 लोग हैं, मान के चलिए, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा महत्व दे रही हूँ। हर एक काम के लिए मैं आपको ही कह रही हूँ। आपके जो भी है सब चीज़ों में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें देनी है। लेकिन दूसरा वहीं पे है, वो भी उसका हकदार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यानी कि हम उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि क्या ये पक्षपात कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके इसके अंदर जो अभी इसके आंसर सारे के ढूंढना है। तो इसमें क्या है कि इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। यानी कि क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है या नहीं होता, ये भी देखेंगे। देन क्या है कि क्या यह धर्म विरोधी है। यानी कि ये जो है वो धर्म विरोधी, धर्मनिरपेक्षता क्या धर्म विरोधी है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल पता चलेगा हमें कि ये कैसे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता अभी तक हमें कितना पता था, हमें आपको सिर्फ पता था इतना कि कोई भी राष्ट्र विशेष एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वहां पे वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। लेकिन अभी इसके अंतर्गत तो अंदर हमें और भी चीजें देखने को भी मिल रही है। ये तो क्वेश्चन हमने देखे हैं, अभी इसके आंसर ढूंढने हैं। तो उसमें से आप देखिएगा क्या क्या इसमें से खजाना छुपा हुआ और निकलता है। और उसके बाद क्या होता है कि इस अध्याय के अंत में
आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो सकेंगे। यानी कि अपने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहीं भी अच्छा खासा डिस्कस, डिबेट कुछ भी आप करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं महसूस करेंगे कि मतलब ऐसा कुछ है। कहीं पे भी आपको ना बोलने को बोल दिया जाए, खड़े होके बोलने को कह दिया जाए कि आपको ये चीज़ें बोलनी है, तो बिल्कुल आपके लिए वो प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। आप स्क्रिप्ट तैयार नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए हो, लेकिन आधे 1 घंटे बिल्कुल आसानी से आप बोल सकते हो किसी भी टॉपिक पे। ये चीज़ें पढ़ने के बाद किसी भी, हाँ, यदि ध्यान से सुन रहे हैं तो ठीक है। गर्मी का मौसम है तो सो के नहीं सुनना, ध्यान से ही सुनना है, तभी आप कर सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं। 5 मिनट भी आप नहीं बोल सकते हैं और वो आपकी जो हृदय की धड़कन है वो और तेज़ हो जाएगी। 1 मिनट में जो 72 बार धड़कती है, वो 1 मिनट में 172 बार हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए धड़कन को बना के रखना है और उसके लिए हमें पहले से सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी, सुननी होगी अच्छे तरीके से। इसमें क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, यानी कि यहूदी लोग जो थे उन्हें सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर क्या हुआ कि वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे क्या करते हैं कि उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो क्या होते हैं कि यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यानी कि पहले क्या था कि शताब्दियों से यहूदी लोग भेदभाव झेल रहे थे, ठीक है। ये कहानी समझिए कैसे उलट रही है कि पहले वो भेदभाव झेल रहे थे, उसके बाद क्या होता है वर्तमान समय में इजराइल राष्ट्र में क्या हुआ है, जो इजराइल कंट्री है वहां पे ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक है। ठीक है, वो अरब कंट्री के हैं और वो अल्पसंख्यक है। कौन? ईसाई धर्म वाले और मुस्लिम मुस्लिम धर्म वाले। अब क्या होता है कि वे राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित है। ये दोनों ही अल्पसंख्यक हैं और राजनीतिक और जो आर्थिक लाभ है उनसे ये पूरी तरीके से वंचित है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो यहूदी नागरिक को मिले हुए हैं, यानी कि यहूदी नागरिकों को वो चीजें मिली हुई है लेकिन इनके लिए वो नहीं मिली हुई है। और क्या होता है कि यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार है और पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इस तरह के कारण मतलब उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, हम भारत के हैं और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने क्या किया है, यानी कि इन दोनों ही देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनकी उन लोगों की स्थिति का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इस तरह क्या होता है, उदाहरण में हमें समकालीन विश्व के में धर्मनिरपेक्षता का महत्व याद दिलाते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि यदि इनको एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे धर्म जो भी अल्पसंख्यक वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि ओवरऑल धर्मनिरपेक्षता तो बेटर है ना, सबको मान्यता दे रहा है, तो ठीक ही है कि यहाँ पे उनको सबको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। जितने क्वेश्चन हमने पढ़े ना उसे ध्यान में रखिएगा, हो सके तो उसे लिख भी लीजिए तो अच्छा होगा, ताकि उन क्वेश्चंस का आंसर इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो इनमें से क्या होगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अपना ही देश ले लीजिए, अपने देश के जो पड़ोसी देश है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क भी बनता है ज्योग्राफी से कि आपको क्या करना है कि जो हमारे देश के पड़ोसी देश है, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कितनी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, तो आज ही वो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। और इसमें से मुझे क्या बताना है कि भारत में कितने पड़ोसी देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है और उनके नाम बताना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी में मिल जाएगा, या नहीं मिल रहा है तो आपके पास महेश वर्णवाल की बुक होगी, वहाँ से मिल जाएगा। और कहीं से नहीं मिल रहा है तो आपके पास गूगल बाबा है, ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको ये करना है कि कितने पड़ोसी देश हैं वो
हमारे भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। देन उनमें क्या है, कौन सी रेखा किस किस देश के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, जैसे रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन हो गई, डूरंड रेखा हो गई। इन सारे का थोड़ा सा आपको देखना है कि किस किस देश के बीच में है। कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि जिससे बनता हो उसका रिवाइज हो जाएगा, जिससे नहीं बनता होगा उसका अब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो करना सबको है, ठीक है। और मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और सर्वाधिक सीमा। और हाँ, ये भी आपको करना है कि सर्वाधिक सीमा किस देश के द्वारा भारत के साथ साझा की जाती है। देन उसके बाद इसमें से थोड़ी और बातें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो इसमें एक और है कि मतलब किस किस राज्य के साथ कौन से देश सीमा साझा करते हैं। यानी कि जैसे चाइना की बात करते हैं तो वो लद्दाख के साथ करता है, क्योंकि अभी लद्दाख और जो कश्मीर है ना वो थोड़ा उसका हिस्ट्री चेंज हुई है। तो आपको उस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि आपको अपडेटेड पढ़ना है, कोई पुराना बासी खबर नहीं पढ़नी, आपको ताज़ी खबर पढ़नी है। और अपडेट करके पूरा वो चीज़ें आप जितना भी इससे रिलेटेड हो सके कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए तो ठीक है कि आप बताएंगे तो भी अच्छा, नहीं बताएंगे तो भी अच्छा, लेकिन आपके लिए वो बेहतर होगा, इसलिए आप कर लीजिएगा। अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, चाहे ज्योग्राफी की चाहे यहीं पे लिख लीजिएगा, पढ़ना तो आपको ही है। अब आते हैं अपने धर्मनिरपेक्ष में। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि मतलब भारत और सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अल्पसंख्यकों की, उसको देख के हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं अभी बेटर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। अब धर्मों के बीच ये वर्चस्ववाद क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। क्या होता है कि हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। मगर क्या होता है, वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। और नीचे दिए गए 3 उदाहरण हैं, यहाँ पे गौर करते क्या क्या है। इसमें से क्या है, 1984 में क्या हुआ था, दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 4000 सिख मारे गए। यानी कि 1984 के लगभग 4000 जो सिख थे वो मारे जाते हैं, ठीक है। अभी 1984 यानी कि 1984 वाला ये जो है, तो आपको यदि याद आ रहा हो थोड़ा सा आप अपने माइंड पे जोर डालिए कि इस टाइम पे किसका शासन था। 1984 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1984 में सिख मारे गए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यदि हिंट दूं तो इसमें से एक महिला प्रधानमंत्री थी। आप जरा देखिएगा, शायद महिला प्रधानमंत्री ही थी, थोड़ा उनका नाम आपको बताना है, क्योंकि पहले वो बनती हैं, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय में वो नहीं बन, यानी दूसरे कार्यकाल के में नहीं आ पाती हैं। देन नेक्स्ट कार्यकाल में वो फिर आती हैं, ठीक है। तो जरा बताइएगा। और उनको सिखों के द्वारा ही मतलब उनको मारा गया था, और सिख ही उनके अंगरक्षक भी थे और वही मारे थे उन्हें। तो इसमें से क्या हुआ था, 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 4000 सिख मारे गए। और पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों का आज तक सजा नहीं मिली। यानी कि जो पीड़ित हैं उनके परिवारजनों का क्या मानना था कि दोषियों को आज तक भी सजा नहीं मिली है। उसके बाद क्या होता है कि हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। यानी कि ये धर्म से रिलेटेड है अभी, ठीक है, कि सिखों को आप मार देते हो, 4000 सिखों को दोषियों को सजा भी नहीं देते हो। देन उसके बाद क्या होता है कि कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीर के जो पंडित थे, माने जाने पंडित होते थे, उनको क्या कर दिया जाता कि घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। मैं पहले राष्ट्रवाद में भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से उन्हें मार मार के, और कश्मीर के अभी जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ उसके बाद से जो यहाँ के लोग कुछ कश्मीरी पंडित थे उन्हें जब भगाया गया था कश्मीर से भी, तो कश्मीर भी अपना एक संविधान लिखता था, अपना उसका खुद का संविधान होता था। भारत की हर चीज़ें कश्मीर पे लागू नहीं हो सकती थी, कुछ ही चीज़ें थी जो कि कश्मीर राष्ट्रपति को उसमें अधिकार था, अदरवाइज कुछ नहीं था, ठीक है। आर्टिकल 370 जब तक था अस्तित्व में तब तक, अभी तो ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी एक बात और की जा रही है कि आर्टिकल जो
370 खत्म हुआ है, तो वहाँ पे ये एक अध्यादेश है अभी, इसे राज्य के रूप में यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के फिर से एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा मैंने अमित शाह जी के मुंह से सुना है, अब पता नहीं क्या होता आगे, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि अभी एक अध्यादेश है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एक राज्य का दर्जा देंगे। जिस प्रकार से ये दोनों एक ही था वही एक ही बनाएंगे इसे। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। बस आप अपडेट रहिए और सारी चीज़ें आपके सामने तो ऑलरेडी आती जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि सन 2000 में गुजरात के लगभग 2000 मुसलमान मारे गए और इन परिवारों के बीच जीवित बचे हुए मतलब जो भी जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं, जहां से वे उजाड़ दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग गुजरात में भी यही घटना हुई कि मुसलमान मारे जाते हैं और इन परिवारों के जो जीवित बचे हुए सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं, यानी कि जहाँ से वे वहाँ मतलब क्या कर दिए गए थे, विस्थापित कर दिए गए थे, वहाँ से हटा दिए गए थे, अब दोबारा वहाँ तक वो नहीं जा सके हैं और उन्हें मार दिया गया। ये 3 है आपको कि सिख को मार दिया जाता है, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित है उन्हें उनके घर से बेघर कर दिया जाता है, मुस्लिम को मार दिया जाता है, गुजरात के जो भी है। तो इनसे और ये एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा है, तो जब भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो आप यदि लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल याद रह सकते हैं, तो एज इट इज एग्जाम्पल यही मेंशन कर दीजिए आप, बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसान होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा ये, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं कि 2000 में गुजरात में ऐसा हुआ था। धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप मेंस के क्वेश्चन उठा के देखिए तो ही आपको मेरी बातों पे यकीन हो पाएगा। तो वहां पे आप इन एग्जाम्पलों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तीनों नहीं करिए, एक ही कर सकते हैं कि क्योंकि हम विथ प्रमाण बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे हवा हवाई में उड़ रहे हैं। एग्जामिनर को प्रूफ चाहिए होता है, हमने ये कह दिया वो कह दिया, ये होता वो होता, प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमने एग्जामिनर को ये साबित करा दिया कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। सो हमने धर्मनिरपेक्षता लिखा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सही भी लिखना गलत भी लिखना, कुछ भी लिखना, हमें जो भी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है उसकी समालोचना करना, आलोचना करना है, चाहे कुछ भी करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं कि 2000 में गुजरात में मुसलमानों के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, 1984 में सिखों के साथ ये घटनाएं हुई थी, या कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसी घटनाएं कुछ हुई थी, और उस हिसाब से हमारा आंसर काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। देन क्या होता है कि इन तमाम उदाहरणों से क्या बात मतलब क्या बात समान है, इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है, ठीक है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया, और यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों से उत्पीड़न के मामले हैं। धर्मनिरपेक्षता को क्या किया गया कि सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि यह धार्मिक मतलब धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है, और धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू जो है वो है अंतः धार्मिक वर्चस्व, यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना। आइए हम इन सब मुद्दों पर और विचार करते हैं, यानी कि अंतः धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना, धर्मनिरपेक्ष कि किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर किसी भी आप इंसान को उसके घर से बेघर नहीं कर सकते हो। यदि कश्मीर में मुस्लिम को रहने का हक था तो कश्मीरी पंडितों को भी वहां रहने का और अपने धर्म को मानने का हक था। आप आए दिन सुनते हो कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का या जो भी निर्माण था उन्हें भी ध्वस्त करवा दिया गया। तो ये तो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके तो बिल्कुल भी वो जीवन यापन, मान लीजिए कि कोई धर्म को बहुत बड़ी, कोई भी क्या हम सब देते हैं, भले ही कहे कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन यदि हमसे कोई कह दे, सपोज हम हिंदू धर्म के हैं एंड हमसे कोई कह दे कि चलिए आप नमाज पढ़िए, तो उतनी हमारी श्रद्धा उसमें नहीं जा पाएगी जितनी कि कोई कह दे कि जाके मंदिर में आप पूजा कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो श्रद्धा जो हमारी मंदिर में जाके पूजा करने की है, या एक मुस्लिम वर्ग की अपने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की है सुबह सुबह, तो वो श्रद्धा नहीं आ पाएगी, हम जबरदस्ती कितना भी कर लें।
हम दिखावटी भी कर ले लेकिन अंदर से वो भाव हमारा नहीं आ पाएगा, चाहे कोई भी हो। तो इसमें से आप किसी एक धर्म को आधार मान के उनको भगा रहे हो, उनको निकाल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ऐसे में राष्ट्र थोड़ी ना बन पाएगा। और राष्ट्रवाद आप पढ़ चुके, इसीलिए पहले ही चैप्टर में राष्ट्रवाद रखा गया है, बाद में आपको धर्मनिरपेक्षता बताया गया है कि एक राष्ट्रवाद जो कंट्री है वहां पे ये सब नहीं चलेगा। और यदि चल रहा है अपने देश में ही, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसके बावजूद इंडिया की ये घटना हम पढ़े हैं कि ऐसा इंडिया में होता है। संविधान हमारा बहुत पहले बन चुका था, 1984 से पहले ही बन चुका था, लेकिन फिर भी ये घटनाएं होती हैं। और यहाँ धर्म को आप समझ सकते कितनी मान्यता दी जाती है। धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ जाते हैं, तो किसी आप एक धर्म को मान्यता दे दोगे तो समझ लीजिए कि देश ही नष्ट होने वाला है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धर्म के अंदर वर्चस्व, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा अभी मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा आपके कुछ डाउट हैं, थोड़ा मैं उन्हें बता दूं। सबसे पहले तो गोपाल का जो था उसे क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या था कि मतलब चुनाव जो है मेजोरिटी के आधार पर क्यों किया गया, जो सत्ता पे आते हैं तो वो क्या था, मतलब बहुमत पे ही क्यों आते हैं। तो आपके हिसाब से कोई दूसरा आइडिया हो तो जरा सोचिए कि मतलब हम लोग राजनीति पढ़ चुके हैं, यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया थी उसे पढ़ चुके हैं, और हमने देखा था कई तरीके से, हमने घुमा फिरा के देखा कि यदि ऐसा ऐसा करते हैं तो क्या होता है। एंड फाइनली हमें ये क्लियर हुआ था कि हम चुनाव प्रक्रिया ही अपनाएं। चुनाव प्रक्रिया ही क्यों अपनाएं, क्योंकि वो जनता चुनती है, ठीक है। और यहाँ पे मेजोरिटी एक है, जनता चुन भी रही है, तो जिसके पास हम फिर कैसे उसमें से समाधान निकालेंगे कि भैया जनता ने आधे इनको भी चुना उनको भी चुना, तो अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। सपोज मान के चलिए, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा कि हम मान लीजिए ऐसा करते हैं कि जो बहुत अंबानी जी का वोट, ठीक है, पीएम जी का वोट या प्रेसिडेंट जी का वोट, क्योंकि देश के नागरिक सब हैं, वोट सब करते हैं, ठीक है। इन सब का जो वोट है एक तरफ हम रख दें, चाहे ये कम ही, मतलब इनके जो वोट है वो किसी एक को जा रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए किसी एक को जा रहे हैं, किसी एक पार्टी को, मान के चलिए कांग्रेस को दे रहे हैं। अब कांग्रेस को इन्होंने वोट दिया, इतने लोगों ने, ये बहुत हाई क्लास वाले लोग हैं, बहुत ही हाई क्लास वाले लोग हैं, ठीक है। और भी जो कुछ हाई क्लास वाले लोग होंगे, तो आपको पता है कि कोई भी कंट्री हो, हाई क्लास वाले लोग कम ही होते हैं। अब जब वो कम है, अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जब इन्होंने वोट दिया जिस लोग को, हम कहेंगे कि जो भी हाई क्लास फैमिली के मेंबर ने वोट दिया, जिसको विजेता वही होगा। ऐसा तो यदि हमने ऐसा किया तो हमने सपोज मान के चलिए इतनी पब्लिक को, इतने पब्लिक में हमने इतना ही हिस्सा खुश कर पाए हम, यानी कि इतना ही, वो फिर हमारा लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। आप यदि लोकतंत्र अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपका आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम इतने हिस्से को खुश कर पा रहे हैं कि जितने भी एक हाई क्लास फैमिली वाले वोट दे रहे हैं, तो बस इतने ही मेजोरिटी इनको ही, मतलब मेजोरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, फिर यही जीतेंगे, कोई उसमें वही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बाकी इतनी पूरी पब्लिक क्या है, इतनी पूरी पब्लिक में से कोई गरीब है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई हाशिए पे खड़ा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली है, इतनी पूरी को आप क्या करेंगे फिर। तो इसे, ये सिर्फ इतने चला रहे हैं जिसके लिए हम अभी तक लड़ाई लड़ते आ रहे थे कि ये नहीं चलाएंगे, एक राजा शासन कर रहा, और राजा शासन कर रहा है, और यहाँ पे ये सब प्रजा चाहे भूखी मरे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे फिर वही तानाशाही वाला सिस्टम आ जाएगा, वही राजशाही सिस्टम फिर आ जाएगा। और इसलिए क्या किया गया कि इनको महत्व ना देते हुए, महत्व हमारे लोकतांत्रिक कंट्री में, चाहे हमारी ही नहीं किसी भी देश की लोकतंत्र जहां भी जुड़ गया, उस कंट्री में यही अपनाया जाएगा कि आप मेजोरिटी के आधार पर ही क्या बनाएंगे, शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में यदि हमने ऐसे किया तो इनको हमने बहुत बड़ी मात दे दी, फिर वो सिस्टम कुछ दूसरा ही हो जाएगा, लोकतंत्र कहना ही आप छोड़ दीजिए तो बेटर होगा। और यदि हम लोकतांत्रिक कंट्री की बात कर रहे हो, और ये आपने पूछा ना कि हमारे भारत में ही, तो हमारे भारत में ही नहीं, अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के चुनाव में भी मेजोरिटी ही ली जाती है, ना कि जिसके कम वोट होंगे उनका यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है उन्हें, ऐसा नहीं है। जिनके ज़्यादा वोट होते हैं उन्हें ही शासन सत्ता में स्थापित किया जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री हो आपकी, कोई भी लोकतांत्रिक, कहीं का भी आप चुनाव उठा के देखिए, गूगल पे सर्च करिए, हर एक उसमें मेजोरिटी ही ली जाती है।
जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, मैं लोकतांत्रिक कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि हम इनको महत्व दे रहे हैं, लोकतांत्रिक कंट्री में इनको महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो खुद ऑलरेडी पावरफुल लोग हैं। नहीं भी देंगे तो भी ये हमसे बढ़ के ही रहेंगे, देंगे तो भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए काम किया जा रहा, और ये पब्लिक जिसे चुनेगी, ये इतनी पूरी पब्लिक जिसे चुनेगी, तो वो क्या होगा कि इनमें से, अब मैंने बताया ना, कई कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। कई सारी, आपको पता, पार्टियां भी गठित हो चुकी है, और जब कई सारी पार्टियां गठित हो चुकी है तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति बीजेपी का समर्थक हो, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जेडीयू का समर्थक हो, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति कांग्रेस का समर्थक हो। आप किसी और के समर्थक होंगे, मैं किसी और की समर्थक होंगी, मेरा वोट किसी और को जाएगा, आपका वोट किसी और को जाएगा। तो यहाँ पे कोई पावरफुल ना तो आप हैं, ना तो हम हैं, और हैं भी पावरफुल तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधे सीधे यहाँ पे आपके वर्चस्व को देख के नहीं किया गया कि वोट इससे जीतेंगे या इससे कुछ होगा। सीधे सीधे ये है कि जिस भी पार्टी की मेजोरिटी 0.1% भी अधिक हो गई, वही विजेता होगा यहाँ पे। अब इसमें ये नहीं कि यही साबित करे, जो भी साबित कर लेगा, अपनी जनता जिसे पसंद करती होगी, जिसे करेगी वोट, वो चुनेगी, वही आके सत्ता पे बैठेगा। जनता को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें अगली पंचवर्षीय में चुनना चाहिए हमें, तो ऑब्वियस है कि एक पंचवर्षीय में रहे, दूसरे पंचवर्षीय में भी मोदी जी को ही चुना गया, क्योंकि जनता को ऐसा लगता था, और भारी से भारी मतों से वो विजयी हुई है, ठीक है। वो जब प्रचार करते हैं तो कहते हैं ना, भारी से भारी मतों पर विजयी बनाए, तो वही हुआ कि मतलब वो अच्छे खासे मतों से विजयी हुई है, जैसे पहले एक टाइम पे कांग्रेस हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन पे ध्यान दिया गया है, और मेजोरिटी रखने का यही है कि आप क्या करोगे, यानी कि जो हमारा कि बहुमत के आधार पर वो विजयी होगे। तो सबसे बड़ी बात कि ये भारत में नहीं है, हर एक लोकतांत्रिक कंट्री में जहाँ भी चुनाव प्रक्रिया चलती है, वहाँ पे मेजोरिटी के आधार पर ही उन्हें क्या किया जाता है, चुना जाता है। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम किसी और आधार पे चुन सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, यदि अपने अंदर कुछ आ सकता है तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि कोई यदि दूसरा इसके अलावा ऑप्शन हो, कि हम यदि शासन व्यवस्था स्थापित करनी है तो और किस आधार पे कर सकते हैं, यदि हम बहुमत के आधार पे नहीं करते तो यहाँ तक तो अभी हमने जितना भी पढ़ा तो इतना ही जाना कि क्या होता है कि लोकतांत्रिक कंट्रियों में बहुमत ही एक है जहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि कोई वर्चस्वशाली व्यक्ति, पीएम के वोट का वैल्यू हम कर दें कि एक व्यक्ति के बराबर, मतलब 10 व्यक्तियों के बराबर पीएम के एक वोट का वैल्यू होगा, और यहाँ पे हमारे एक जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके एक वोट का वैल्यू एक ही होगा, या कि जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके वोट का वैल्यू 10,000 होगा। तो ऐसे में तो वो बिना वोट दिए ही किसी एक पर ही वो हाथ रख देते तो विजयी हो जाएगा। तो ये प्रावधान हमारे इंडिया में ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में नहीं है, एंड इसीलिए मेजोरिटी का रखा गया, क्योंकि समानता हमने देखा भी था बहुत अच्छे तरीके से कि हमें कहाँ दिखाई देती है। समानता हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ दिखाई देती है जब चुनाव होता है, ठीक है, कि पीएम जी के वोट का वैल्यू भी एक होता है, हमारे भी वोट का वैल्यू एक ही होता है। समानता, इक्वलिटी हमें वहीं दिखाई देती है कि इक्वलिटी राइट है हमारे पास। और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पहले आप खुद पढ़िएगा, जो चुनाव प्रक्रिया थी हमारी, हम उसमें पूरी चीज़ें पढ़े हैं। और ऐसा नहीं एनसीईआरटी में जितना भी लिखा रहता है वो घुमा फिरा के, अभी आपने देखा धर्मनिरपेक्षता में कितने क्वेश्चन बनते हैं कि यदि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, होता तो क्यों होता, नहीं होता तो क्यों होता। ऐसा करते हमने, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि उसमें भी हमने ये किया था कि यदि हम चुनाव प्रक्रिया में यही सारी चीज़ें क्यों अपना रहे हैं, चुनाव ही क्यों अपना रहे हैं, किसी लोकतांत्रिक कंट्री में कहीं भी चुनाव हो सकता है। तो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अमेरिका ज़बरदस्ती यदि कहीं पे चुनाव करा रहा है तो वो वहाँ पे फिर भी नहीं माना जाए, क्योंकि जनता जो हेड बैठा है वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, वो जनता की पसंद करे, जनता अदर पब्लिक को चुन रही है उससे मतलब नहीं है। जो शासन चला रहा है उस पे जनता नहीं चुन रही है, तो मतलब ये लोकतांत्रिक कंट्री की कोई पहचान नहीं होती है। आपको यदि थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। हालांकि बहुमत से रिलेटेड ना पढ़े रहे होंगे, तो बस इतना आप समझिए
कि इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पे जब हम एक लोकतांत्रिक कंट्री की बात करते हैं, ये वर्ड कितनी बार बताऊँगी आपको, याद ही रखना है कि लोकतांत्रिक कंट्री की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे फिर कुछ उसका अलग ही मीनिंग हो जाता है कि कैसे हमें लोकतांत्रिक कंट्री में इनके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, काम हम इनके लिए कर रहे हैं। कोई भी एक लोकतांत्रिक कंट्री बनेगी तो काम इतने लोगों के लिए हो रहा है, ना कि ये जो 2-4 लोग पहले से ही अच्छे खासे पॉपुलर हैं, अच्छे खासे पावरफुल हैं, उनके लिए नहीं। वो तो शासन भी चला सकते हैं, ठीक है? आप ना चलाएँ तो वो 1-2 दिन के लिए शासन भी सँभाल सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और उनके लिए ये सब काम होता भी नहीं है। देन उसके बाद हाँ, भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें भी अधिकार मिले हुए होते हैं, जो भी होते हैं, बट सरकार किस लिए बनाई जाती है? वो इनके काम करने के लिए बनाई जाती है। मेजॉरिटी यहाँ पे ज़रूरी होती है, मेजॉरिटी के आधार पर ही सत्ता लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम बहुमत नहीं लाएँगे, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना कि बहुमत नहीं लाते, बहुमत के आधार पर नहीं चुनते, तो इसमें से कुछ और अपना सकते हैं। और इसीलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि बहुमत ही चुनते हैं, ताकि सब लोगों को अधिकार हो। और बहुमत का मतलब है कि बहुत सारे जनता ने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इस इंसान को चुना है, इस पे भरोसा करके, तो यहाँ पे उस इंसान के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, और होंगे जब, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही कारण हो सकता है इसका। लेकिन आपको यदि कोई दूसरा लगता हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो पहले वालों को लगता था उन्होंने किया, अब आने वाली पीढ़ी को क्या लगता, कैसे करना है, वो उनके अनुसार होगा। तो आप भी अपना मत दे सकते हैं कि कोई और तरीका अपनाया जा सकता है, तो हो सकता है कि कभी विचार भी किया जाए इसमें। तो ऐसा नहीं, आप देश के नागरिक हैं, आपको अधिकार है। और यहाँ पे जो राइटर लिख दिए, जो कोई भी लिख दिया, 100% बात सही नहीं मान सकते आप। थोड़ा बहुत आपकी भी बुद्धि है, आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आप भी क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आपके पास अधिकार है कि आप पीएम के पास भी ये मैसेज भेज सकते हैं, कि या प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं, या चुनाव आयोग के पास भी आप मैसेज भेज सकते हैं कि इस तरीके की प्रक्रिया को छोड़ के कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाए। हालांकि अभी हमें यूपीएससी करना है, सो बस इतना जानिए आप कि यहाँ पे मेजोरिटी के आधार पर एक तो यही ऑप्शन है, सीधे तौर पे 100 बात खेल करें तो यही ऑप्शन है, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि जनता का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, और पावरफुल पब्लिक की, जनता पावरफुल पब्लिक को नहीं, जो हाशिए पे खड़े हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, मजबूर है, उन्हें उभारने के लिए सरकार स्थापित की गई है। एंड उनके द्वारा जो भी मेंबर चुना जाएगा, तो जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग जिसे चुनेंगे, वही व्यक्ति सत्ता पे आएगा, ठीक है? अब आपको यदि नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, और उसके बाद आपके पास कोई आइडिया हो तो मैंने बताया कि आप सच मतलब शेयर कर सकते हैं। एक डाउट और था, शायद अशोक का था, ठीक है? कि यहाँ पे मराठी मराठी कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे हिंदी कंपलसरी की बात थी और इंग्लिश कंपलसरी की, तो इंग्लिश तो होना ही है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से हो, डजेंट मैटर। लेकिन हिंदी कंपलसरी में क्या है, सिलेबस में आप देखिएगा, मैंने सिलेबस का पूरा एक वीडियो बना के समझाया आपको, चाहे वो वीडियो देख लीजिएगा, चाहे सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में सिलेबस के लिखा रहता है, जो हिंदी कंपलसरी है वहाँ पे लिखा रहता है कि हिंदी या जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इंक्लूड है, उनमें से किसी एक लैंग्वेज पे। यानी कि क्या बात की गई इसमें, कि हिंदी कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो या तो हिंदी में दे सकते हो, ठीक है आप, या 8वीं भाषा में इंक्लूड कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, जो कंपलसरी वाला है। यहाँ पे हिंदी कंपलसरी ऐसा है आप दें, ये नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उन्हें तो अब चाहे तो आप चूज कर ले कि हिंदी देना है, मराठी देना है, गुजराती देना, क्योंकि जो जीएस पेपर है वो आप यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ, यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या होगा कि आपको, चाहे वो हिंदी पेपर आप पसंद करते हैं कि हिंदी देना है, तो हिंदी दे सकते हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी हमारी 8वीं अनुसूची में इंक्लूड है लैंग्वेज, सिर्फ उसी में से आप चूज कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश तो कंपलसरी है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे गुजराती, चाहे मराठी, कोई भी मीडियम हो आपका,
और आप जीएस पेपर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज से लिखे। यहाँ तक कि लोग ऐसा करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है, हिंदी लिटरेचर जो होता है ऑप्शनल रखते हैं, तो वो क्या करते हैं हिंदी में ही अपना पेपर लिखते हैं। जीएस के सारे पेपर इंग्लिश में लिखे और ऑप्शनल का पेपर हिंदी में लिखते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी इशू नहीं है कि आपने जिस भी लैंग्वेज से क्या किया पेपर दिया उसी लैंग्वेज से आपको इंटरव्यू देना है, नहीं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू आपको उसी में देना है। तो ये भी कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप डरिए मत कि कैसे है। यदि आप इंग्लिश में अच्छे खासे हैं तो आपको क्या करना, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, बोलते नहीं आ रही ना, तो आप इंटरव्यू अपना हिंदी में दे सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। बहुत ऐसे सेलेक्टेड यहाँ पे ही अभी आईएएस पॉइंट में ही कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए गए थे जो सेलेक्टेड है। उन्होंने ही बताया था कि क्या है कि मतलब वो इंग्लिश में हमने एग्ज़ाम लिखा एंड हिंदी में हमने इंटरव्यू दिया। तो सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, हर्डल नहीं है। आप और सिलेबस, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, भटकिए मत आप लोग। इसीलिए जो बेस है उस पे पकड़िए आप। कोई भी बता रहा है यूपीएससी बहुत बड़ा होगा, यूपीएससी ये है वो है, कुछ मत देखिए। जो सिलेबस कह रहा है, कमीशन कह रहा है, उतना करिए। जो बुक है उसके लिए इम्पोर्टेंट है उतना पढ़िए। राइटर बहुत सारे बुक पब्लिश करते रहते हैं, पता नहीं कितनी जियोग्राफी की बुक कितने सारे राइटरों की होगी, लेकिन जो हमें एक जगह सारी चीज़ें मिल जा रही है उसी को पढ़िए। अब ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब कॉन्टिनेंट के बारे में कोई कुछ भी लिखेगा, कोई यदि हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता, हालाँकि 8वाँ ज़ीलैंडिया बनाया गया है, लेकिन अब कोई भी राइटर ये नहीं कहेगा भैया चाहे कितनी भी अच्छी बुक हो कि हमारे 9 कॉन्टिनेंट हैं। तो इसलिए हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, चुपचाप पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़नी है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है ताकि वो बने, ठीक है? और रिवीजन का थोड़ा-सा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि जिस दिन आप पढ़ो, उसी दिन रिवाइज़ करो। पहला है कि आपने यदि आज पढ़ा तो कल सुबह आप दूसरे दिन रिवाइज कर लो वो चीज़ों, ठीक, उन चीज़ों को। देन उसके बाद आप क्या करोगे कि वो चीज़ दोबारा मत पढ़ो आप। जो आपने कल आज जो चीज़ें आप पढ़े, कल सुबह आप उसे रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको वो चीज़ें रख देनी है चुपचाप जो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या करनी है, जब वीक आता है तो 1 सप्ताह के अंदर फिर वो चीज़ों को पढ़ो आप। जो चीज़ें पढ़ चुके हो 1 सप्ताह के अंदर उन चीज़ों को फिर पढ़ो। उसके बाद क्या करना है कि 1 महीने बाद, 1 वीक के बाद 1 महीने बाद तीसरी बार, तीसरी राउंड वही चीज़ें आप फिर से रिवाइज कर लो। बस सिंपल है। डेली डेली रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज हमने पढ़ा, कल रिवाइज किया, कल के बाद 1 हफ्ते बाद करेंगे, 1 हफ्ते के बाद 1 महीने बाद करेंगे। सीधा सा है हमारा 3 बार पढ़े, और 3 बार पढ़ने के बाद इतना जल्दी भूलता नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर जो भी चीज़ें पढ़ें बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगी, बहुत अच्छे से हमें बोझ भी नहीं लगेगा कैसे क्या करना है, और हो भी जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए टाइम का सदुपयोग करना है। और हिंदी वाला है तो हिंदी आप नहीं भी देंगे, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि आप हिंदी ही दें। तो इसमें आपको परेशान नहीं होता, क्योंकि सिलेबस में, हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं, बट सिलेबस में जो लिखा मैं उसी पे ट्रस्ट करके आपको बता रही हूँ कि उसमें यही लिखा है कि 8वीं अनुसूची में हिंदी, या 8वीं अनुसूची में इंक्लूड कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसमें से किसी में भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अंग्रेजी कंपलसरी आपको देना ही होगा। लेकिन एक क्या होता है ना, वो हिंदी रखा गया रीजनल लैंग्वेज है। आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। आमतौर पर हिंदी लोग पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो गुजराती, मराठी, बंगाली कुछ भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आप उसके लिए परेशान मत होइए। मराठी, गुजराती जिसमें भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि आप दोनों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं कमेंट नहीं देख पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी। और आपने आज बोला कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने बहुत, मतलब कमेंट इतने ज़्यादा आ जाते हैं सारी वीडियोज के कि वो देखना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा उसे खोजने में कि कहाँ है कमेंट, और उसके बाद से ये चुनाव वाला वो ढूंढ के मिला, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बस बता दिया करिए जब भी आप क्वेश्चन पूछो और मैं देख ना पाऊँ तो। और बताने के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम संशोधन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, तो वो कल करते हैं। और अब आप पढ़ते रहिए, बस अच्छे से, थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, जितना भी हो उसका आउटपुट निकलता रहे।